नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का क्या मतलब है? क्या उसकी कोई मर्यादा होनी चाहिए? कोई वहाँ लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए? या किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएटिव बन जाएगा, उसे क्रिएटिव मान लिया जाएगा, भले ही उसमें कितनी भी अभद्रता हो, अशालीनता हो, अश्लीलता हो? क्या उसे किसी समाज में स्वीकार्य माना जाना चाहिए? क्या उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या कि उसका विरोध होना चाहिए, उसका खंडन होना चाहिए? और जो लोग इस तरह से रचनात्मकता के नाम पर विकृतियां फैला रहे हैं, विकृत मानसिकता परोस रहे हैं, उनका विरोध होना चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए। ये तमाम सवाल हैं जो यूट्यूब के एक शो से उठ खड़े हुए हैं। जाने माने पॉडकास्टर हैं रणवीर इलाहाबादिया। उन्होंने एक शो है इंडिया गॉट लेटेंट, समय रैना नाम के सज्जन दुर्जन जो भी कह लीजिए आप, वो इस शो के संचालक प्रोड्यूसर हैं। और इस शो में एक से एक घटिया टिप्पणियाँ होती हैं, निम्न स्तर की अश्लील टिप्पणियाँ, जिनमें मोटे तौर पर सेक्स से संबंधित कमेंट किए जाते हैं, बहुत ही घटिया लहजे में और घटिया जेस्चर्स के साथ, संकेतों के साथ। इसी शो में पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ ऐसा कहा जिससे बावेला मच गया, और मचना भी चाहिए था। उन्होंने जो टिप्पणी की, मैं उसे दोहरा तो नहीं सकता हूँ। I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. लेकिन उन्होंने माता पिता को लेकर टिप्पणियां की, उनके बीच यौन संबंधों को लेकर टिप्पणी की, और उसमें उनकी संतान को भी जोड़ दिया, जो कि बहुत निम्न स्तरीय घटिया किस्म का मजाक था। इसे मजाक क्या कहा जाए, ये विकृत मानसिकता का परिचायक था। रणवीर इलाहाबादिया, आप जानते होंगे कि बहुत बड़े पॉडकास्टर माने जाते हैं। यूट्यूब पर उनके 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं, और बड़े बड़े नामचीन हस्तियों के वो इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, और उन्हें बेस्ट क्रिएटर्स के रूप में और कोई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से पुरस्कृत भी किए जा चुका है। ऐसे रणवीर इलाहाबादिया ने इस शो में ऐसी टिप्पणी की, उसके बाद हंगामा मचा, पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई, सोशल मीडिया में उन पर टूट पड़े लोग, और अंत में उन्हें माफ़ी मांगना पड़ा। उन्हें माफ़ी मांगना पड़ा ये कहते हुए कि कॉमेडी मेरी विशेषज्ञता नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर अपना ये माफ़ी वाला बयान, वीडियो पोस्ट किया। लिखा, मुझे इंडियाज़ गॉट लेटेंट पर मैंने जो कुछ भी कहा वो नहीं कहना चाहिए, मुझे खेद है। इतना कह के वो कट लिए। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। बहुत सारे नेताओं ने, जिसमें कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत भी हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइन्स सारे दलों के नेता इस तरह के शोज़ को कंडेम कर रहे हैं, उनकी निंदा भर्त्सना कर रहे हैं, और इस तरह के कमेंट की तो भर्त्सना कर ही रहे हैं, और निशाने पर यही रणवीर इलाहाबादिया है।
लेकिन अगर आप उस शो को देख पाएँ, जो कि बहुत ही घटिया किस्म का है, मैं एडवाइस तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रणवीर इलाहाबादिया एक अकेले शख्स नहीं थे उस शो में जो इस तरह की घटिया टिप्पणियां कर रहे थे। जितने भी उस शो के पार्टिसिपेंट्स थे वो सब इसी अंदाज में ऐसे ही घटिया टिप्पणी कर रहे थे, और उसमें मैं कहूँगा महिला पार्टिसिपेंट्स भी थी, वो भी इसी तरह से टिप्पणियां कर रहे थे। तो पूरा का पूरा शो ही घटिया मानसिकता वाले लोगों के द्वारा बनाया गया और उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था। इस शो का क्या कंसेप्ट है? यही कंसेप्ट है कि आप सेक्स को लेकर परवर्टेड ढंग से बात करें और उससे व्यूज़ बटोरे जाएं, लाइक्स बटोरे जाएं, और जाहिर है कि इसका संबंध पैसे से भी है। जितने लाइक्स व्यूज़ उतने पैसे। ये फार्मूला समय रैना जो इसके प्रोड्यूसर हैं शायद उन्होंने खोजा होगा, लेकिन उनकी खोज भी नहीं। इसके पहले भी आपको याद होगा कि भारत में ही एक शो आता था जो बाद में बंद करना पड़ा था, ऑल इंडिया डैश डैश डैश। और इस तरह के शो पश्चिमी देशों में बहुत पॉपुलर भी होते हैं, अमेरिका में, यूरोप में। और जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, महिला भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, वो सब ये करते हैं, इस तरह के शोज करते हैं, लेकिन उनका एक सांस्कृतिक संदर्भ दूसरा है। उनकी समाज की बनावट, उनके जीवन मूल्य, उनके सामाजिक मूल्य, उनकी परंपराएं वो अलग ढंग की है। और हिंदुस्तान में जहाँ दूसरे तरह का समाज है, वहाँ इस तरह की टिप्पणियाँ करना, इस तरह के शोज बनाना, उसका दूसरा मतलब हो जाता है। ये शो इस भारतीय संदर्भ को नहीं समझता है और इसलिए ये बहुत ही घटिया स्तर पर चला गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो परवर्टेड कंटेंट है उसका एक बड़ा मार्केट है और बड़ी संख्या में लोग इसको पसंद करने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं। आप देखिए कि ये जो शो था वहाँ ये पार्टिसिपेंट्स तो जो कह रहे थे, लेकिन जो वहाँ ऑडियंस था वो भी तालियां बजा रहा था, खुशी का इजहार कर रहा था, मज़े ले रहा था। तो आप देखिए कि वो ऑडियंस भी इसी परवर्टेड माइंडसेट का होगा, मेंटेलिटी का होगा, जो इस तरह की चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। हंस रहा था और आप इसको पूरे को सामूहिकता में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये न केवल पार्टिसिपेंट्स बल्कि जो दर्शक हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और ये शो जो है एक तरह से इन चीज़ों को समाज में नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इन चीज़ों को जो यहाँ बोली जा रही हैं उनको सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, कूल, आप आनंद लीजिए, मज़े लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये एक तर्क दिया जा रहा है। इस शो में जो और भी लोग थे जिनमें आशीष चचलानी थे, जसप्रीत सिंह थे, अपूर्व मुखीजा थे और एक महिला भी थी। और ये सब बड़े नाम हैं यूट्यूब के, इनके भी लाखों में फॉलोअर हैं और ये भी अच्छा खासा अर्न करते हैं। और ये सब इस शो में आए और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए इस तरह की टीका टिप्पणियाँ करते रहे और ऑडियंस उनका मज़ा लेती रही। और जाहिर है कि अगर आप इनके शो यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि इनकी व्यूअरशिप कितनी ज़्यादा है। हम समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानी जो संदर्भ है उसमें कई चीज़ें मायने रखती हैं। एक तो ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ सेक्स बहुत बड़ा टैबू है, उसको लेकर बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे यहाँ, और उसको लेकर विकृतियाँ भी पैदा होती हैं, परवर्जन भी पैदा होते हैं। जो सेक्स से संबंधित
बातचीत है, इश्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करने से कतराते हैं हमारे लोग, हमारे समाज में। उसे बहुत गोपनीय ढंग से बताने करने की बात कही जाती है, और एक तरह की अज्ञानता भी है इसको लेकर। और इसीलिए कहा जाता है कि सेक्स एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, और कम उम्र से मिलनी चाहिए, ताकि बड़े होकर वो उनमें किसी तरह का परवर्जन ना हो सेक्स को लेकर, उसको सामान्य चीज़ माने, जीवन का हिस्सा माने और उसी ढंग से व्यवहार करें। लेकिन जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो ये काम नहीं करते हैं, वो उनको और परवर्ट बनाते हैं, वो उनको और विकृत बनाते हैं। उनके जो सेक्स ज्ञान है उसको बढ़ाने के बजाय उन्हें उनके उनके अंदर जो दमित इच्छाएं हैं सेक्स संबंधी, उनको और उभारते हैं और वो दूसरे रूप में सामने आती हैं। और जब ये चीज़ें बहुत समाज में, अगर इस तरह के शोज चलते रहे, लोग देखते रहे, तो नॉर्मलाइज होने लगते हैं, सबको सामान्य लगने लगता है। और ये एक खतरनाक बात होती है, क्योंकि पूरा समाज ही फिर इस तरह की विकृतियों का शिकार होने लगता है। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि अब तो इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, पोर्नोग्राफी उपलब्ध है और किसी भी उम्र का कोई भी आदमी जाकर उसे देख सकता है। ये एक तर्क हर बार दिया जाता है जब भी किसी अश्लीलता की बात होती है, अश्लील वीडियो, अश्लील चित्र या कंटेंट की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि अब तो पोर्नोग्राफी अवेलेबल है, किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पे जाकर उसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। तो ऐसे में इस तरह के कंटेंट पर इतना हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है? मत देखिए आप, अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपको ख़राब लगता है, मत देखिए आप। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। आप पोर्नोग्राफी के नाम पर इस तरह के कंटेंट को अगर जस्टिफाई करेंगे तो ये एक दूसरे तरह की समस्या खड़ी करता है। पोर्नोग्राफी समाज में बुरी मानी जाती है और इसलिए समाज में ये धारणा बनती है कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह के शोज़ इस तरह की चीज़ों को सामान्य बना देते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सामान्य बात है, आप ऐसी बातें कर सकते हैं। अपने माता पिता के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, भाई बहन के बारे में, दोस्तों के बारे में, समाज के बारे में आप इस तरह की बात खुल्लम खुल्ला पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। ये एक धारणा बनाने की कोशिश इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, जो कि जैसा मैंने कहा कि एक विकृत मानसिकता की तरफ ले जाते हैं। इनका विरोध इसीलिए हो रहा है। अगर इस तरह का कंटेंट बनना ही है और इसको देखने वाला एक वर्ग भी है, अगर वो देखना भी चाहता है, तो पूरी तरह से इस तरह के कंटेंट पर प्रतिबंध लगाना भी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वो सर्टेन एज के लोग ही उसको देख सकें। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई तरह की चीज़ें और शामिल हैं। जब मैं परवर्जन की बात कर रहा था, तो परवर्जन कई तरह का होता है, जिसमें आप स्त्री पुरुष के संबंधों को विकृति के साथ देखते हैं। अब जैसे इस शो में जो एक बड़ी आपत्ति आई है वो ये है कि फीमेल बॉडी को आप बहुत ही नीची नज़रों से देखते हैं और उसको केवल सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। आखिरकार कोई महिला केवल सेक्स की मशीन नहीं होती, वो इंसान होती है, उसकी संवेदनशीलताएं होती हैं, उसकी सेंसिटिविटीज़ होती हैं, उसकी भावनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्स की बात होती है, यौन संबंधों की बात होती है, और धीरे धीरे उन सेंसिबिलिटीज़ पर हमला होता है बहुत ही शटल वे में, जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, जो एब्स्ट्रैक्टली आपके दिमाग में उतर जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। और इस तरह के शो देखते देखते आप आदी हो जाते हैं और उस तरह से सोचने लगते हैं।
तो एक बड़ा जो प्रश्न उठा है कि क्या इस तरह से फीमेल बॉडी का, महिलाओं के देह का इस तरह से बखान होना चाहिए इस तरह के शो में, उस पर इस तरह के आक्रमण होने चाहिए कि जो भी चाहे जिस भी तरह से बोल सके। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, हालांकि लोग कहेंगे कि जब पुरुष कर सकते हैं तो महिलाओं को क्यों अधिकार नहीं होना चाहिए। उस पूरे पैनल में जिसमें ये इस तरह की अश्लील बातें की जा रही थी, महिलाएं भी थीं और वो भी पुरुष यौनांगों की बात बेधड़क बेतकल्लुफी के साथ कर रही थी, बिना संकोच के, और उन्हें सामान्य लग रहा था और वो खुश हो रही थी इस तरह की टिप्पणियां करके। तो महिला और पुरुष के भेदभाव से इतर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद महिला भी इस खेल में शामिल हो रही है जिसमें उन्हीं पर आक्रमण हो रहा है। मतलब महिला के यौनांग पर टिप्पणी की गई और उसको लेकर उस महिला ने, एक पुरुष ने टिप्पणी की, फिर महिला ने उसका जवाब दिया और उसी तरह से जवाब दिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस खेल में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। हालांकि पुरुषों की बहुतायत है और पुरुष ज़्यादातर हमले करते हैं स्त्रियों पर। ज़्यादातर कमेंट फप्तियाँ उनकी स्त्रियों पर घटिया किस्म की होती हैं। वो स्त्री पुरुष को के संबंधों को सामान्य रूप से नहीं लेते हैं और उसमें बराबरी का व्यवहार नहीं देखते हैं। ये एक अपमानजनक स्थिति इस तरह के प्रोग्राम में होती है। ये इस तरह की स्थितियां जो सभ्य कहे जाने वाले प्रोग्राम हैं, जैसे आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं, उसमें भी कई बार आपको देखने को मिलती है जब वो महिलाओं के बारे में, महिलाओं से फ्लर्ट करते हैं और कई बार सीमा के बाहर भी जाकर टिप्पणियां करते हैं। तो उन शोज़ ने भी इसको सामान्य बना दिया है। इस तरह की टिप्पणियां करके कपिल शर्मा ने ऐसे शोज़ के ज़रिए लोगों की धारणा में ये बात डाल दी है कि ये तो सामान्य है, सब चलता है, ये तो शो है। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक समाज, एक वर्ग है दर्शकों का जो इंटरनलाइज करता है, आत्मसात करता है और फिर अपने जीवन में भी वो कई बार उस तरह का व्यवहार करने लगता है, उसको फॉलो करने लगता है क्योंकि उसे सामान्य लग रहा है। कल को ये जो शो है जिसमें इस तरह की बातें हुई हैं और होती रही हैं, और अगर ये शो चलता रहा तो होती रहेंगी, अनलेस एंड अनटिल कोई उनको कोड ऑफ कंडक्ट के तहत बांधा नहीं जाएगा या खुद यूट्यूबर्स की बिरादरी उनको कहेगी कि भाई ये इस तरह का कंटेंट मत बनाइए। आपको अगर इस तरह का इस जोनर का जिसमें सेक्स की चर्चा होती है तो उसमें ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि ये सीमित दर्शकों के लिए होगा, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होगा, एडल्ट ऑडियंस के लिए ही बनाया जाए, उन्हीं के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, वो सबको उपलब्ध नहीं होगा। तो जो परिपक्व दिमाग है वो उसको दूसरे तरह से ग्रहण कर सकता है, सोच समझ सकता है, लेकिन जो किशोर हैं, बच्चे हैं, वो दूसरे तरह से इसको ले सकते हैं। इसलिए एक तो वो किया जाना चाहिए, दूसरा इसमें भी कुछ मर्यादा होनी चाहिए, कुछ सीमाएं होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन एक सामान्य एक जो सांस्कृतिक परिवेश है उसके तहत इसको देखा, समझा और प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी कदम होगा। और जिस तरह से FIR दर्ज हुई है, समाज ने रिएक्ट किया है, उसके बाद उम्मीद है कि इनको समझ आएगी और आगे ये इस चीज़ को नहीं दोहराएंगे। लेकिन अगर दोहराने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।